हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी कल यानी 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और मंत्रिमंडल की बैठक में एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। अब ये जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, क्या है, किस तरीके से काम करेगी, इसको लेकर छात्रों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, खासतौर पर वो स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी जो एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग, उनको एक कॉमन टेस्ट की भांति इसको करने की कोशिश की गई है। तो उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से एग्ज़ाम इसमें शामिल होंगे, इस पर आज एक छोटा सा सेशन रखते हैं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि होता क्या है कि जब सरकार कोई नई चीज़ लेके आती है, आप उसको लेके परेशान रहते हैं, आपको पता ही नहीं था होता क्या है, किस तरीके से ये काम कर रही है। तो उसी पर आपको बिल्कुल क्लियर कट जानकारी देंगे लास्ट तक कि क्या क्या है, किस तरीके से है और इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कौन कौन से एग्ज़ाम में होगा। पहली बात तो ये जो एनआरए है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसको मंजूरी कब मिली है? 19 अगस्त 2020। ठीक है, इसकी मंजूरी अभी कल शाम को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जितेंद्र सिंह ने दी है। और इसमें कहा गया है कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, इसमें बहुत ही पेशेवर अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को इसमें रखा जाएगा, जो बैंकिंग आईबीपीएस से भी जुड़े होंगे, आरआरबी से भी जुड़े होंगे, एसएससी से भी जुड़े होंगे और इस पेशेवर लोग होंगे और इन्हीं से जुड़ी ये संस्था होगी। और ये कॉमन एक एग्ज़ाम टेस्ट कंडक्ट कराएगी। और इसके तहत जैसे हमारे देश में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, बैंक का अलग होता है, एसएससी का अलग होता है, रेलवेज़ का अलग होता है, जो है कि अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, उसके लिए अलग अलग एजेंसियाँ हैं। लगभग सोचिए, भारत सरकार के अलग अलग जो सरकारी क्षेत्रों में जो भर्तियां होती हैं, रिक्रूटमेंट होती हैं, उनमें लगभग 20 एजेंसियां हैं। अब ये 20 एजेंसियां अलग अलग तरीके से अलग अलग मानकों पर एग्ज़ाम लेती हैं। तो उन्हीं सबको कंपाइल करके उन्हीं सबको इकट्ठा कर दिया है और इकट्ठा करके एक एजेंसी बना दी गई है, एनआरए। ठीक है, हालांकि एनआरए में अभी सबको नहीं शामिल किया गया है। इस एनआरए में केवल 3 जो मेन जो परीक्षाएं हैं, जो मेन संस्थाएं हैं, उनको शामिल किया गया है। एक संस्था है एसएससी, दूसरी संस्था है आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और तीसरी है आईबीपीएस यानी जो बैंकिंग के लिए जो भर्ती कराने वाली संस्थान है। इन्हीं तीनों को शामिल किया गया है। इन्हीं, हालांकि है 20, बाद में अभी सरकार के अभी इन तीनों की योजना है, बाद में समय समय पर बाकी जो 16-17 बचे हुए उनको भी एनआरए में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये जो एनआरए है, इन तीनों संस्थाओं के लिए एक नोडल एजेंसी की तरीके से काम करेगी। यानी इसके लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही बार एनआरए में रजिस्टर होंगे और एक साथ तीनों जगह आप ऑटोमेटिक रजिस्टर होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो बार बार फॉर्म भरते हैं ना, कि बैंक का फॉर्म आया तो अलग से भर रहे हैं, तो क्लर्क का फॉर्म आया, तो पीओ का फॉर्म आया, तो आरआरबी का फॉर्म आया है, तो एसएससी का 10 का है, तो 12 का है, अलग अलग सेक्शन के हैं। तो वो सारे एग्ज़ाम के अलग अलग जो फॉर्म भरते हैं, उसकी जगह केवल एक फॉर्म होगा। और इसी के आधार पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो साल भर में अभी 1 या 2 बार, जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है ना, साल भर में 1 या 2 बार, तो साल भर में 1 बार या हो सकता है 2 बार, सरकार अभी क्लियर नहीं किया गया, एक एग्ज़ाम कराएगी। उस एग्ज़ाम को कहा जाता है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो सीईटी होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये कौन कराएगा? एनआरए कराएगी। और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जब कराया जाएगा साल भर में 1 या 2 बार, तो इसका एक स्कोर कार्ड जारी होगा। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम होगा, जो सीईटी होगा, ध्यान रखेंगे ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एक एग्ज़ाम होगा कॉमन। अलग से सीईटी में आप ये नहीं कहेंगे कि हम एसएससी में जा रहे हैं, आरआरबी में जा रहे हैं, आईबीपीएस में, सबका एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और इसका एक ही एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। तो इसके लिए अलग से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और इसके लिए भी सरकार ने इसमें व्यवस्था की है कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे, जो दूर दराज में गाँव देहात के रहने वाले छात्र हैं, उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। कई बार होता है कि दूसरे तीसरे ज़िले को पार करना होता है,
तो उसके लिए सरकार व्यवस्था बना रही है कि कम से कम हर ज़िले में एक एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाए ऑनलाइन, जहाँ पर जो परीक्षार्थी होगा जाके एग्ज़ाम दे सकता है। जैसे जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं, जैसे इलाहाबाद है तो लखनऊ है तो दिल्ली है तो जयपुर है तो भोपाल, जो बड़े बड़े सेंटर है वहाँ तो एग्ज़ाम होते रहते हैं। इसके अलावा सरकार की योजना है, अभी तो नहीं, अभी कोशिश करें कि हर ज़िले में एक ऑनलाइन एग्ज़ाम का सेंटर सरकार की तरफ से बना दिया जाए, ताकि जो दूर दराज के अभ्यर्थी हैं इनको भटकना न पड़े एग्ज़ाम के लिए। और एक ही एग्ज़ाम है और इसमें जो स्कोर कार्ड मिलेगा, इस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होगी 3 साल की। ये 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा, ठीक है। अब 3 साल के लिए वैलिड होगा, ये आपने CET एग्ज़ाम दिया 3 साल के लिए वैलिड है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दे दिया, मान लीजिए कि आपका तबीयत खराब हुआ, एग्ज़ाम का स्कोर कम आ गया तो पता चला 3 साल तक वही स्कोर आप ढो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको दोबारा या तिबारा जितनी बार चाहें उतनी बार आप दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, अपने स्कोर में सुधार कर सकते हैं। बस ये होगा कि जो आपका बेस्ट स्कोर होगा, यानी एक से अधिक बार अगर आपने CET का एग्ज़ाम दिया है तो जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही आपका करंट स्कोर माना जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कम किया दूसरी बार ज़्यादा किया, या पहली बार ही ज़्यादा आ गया दूसरी बार कम स्कोर आ गया, पहली बार ओवर कॉन्फिडेंस थे, तो ऐसा नहीं कि दूसरी बार वाला माना जाएगा। जो आपका सबसे अच्छा स्कोर है वही आपका करंट स्कोर माना जाएगा। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन से 3 साल तक की वैलिडिटी रहेगी। इस 3 साल के अंदर जो एग्ज़ाम के जो ये एजेंसियां हैं SSC, RRB, IBPS, तो इनकी जो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो 10th स्टैंडर्ड के होते हैं, 10वीं लेवल के होते हैं, 12वीं लेवल के होते हैं। कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के भी होते हैं। तो ये जो तीनों लेवल के एग्ज़ाम के अलग अलग होते हैं, तो इन्हीं एग्ज़ाम में जो क्राइटेरिया ये एजेंसियां डिसाइड करेंगी, अगर उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपका स्कोर कार्ड होता है तो आपको जॉब मिलेगी। इसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस होता है, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ तक भी होता है, कुछ एग्ज़ाम में इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो जो अगले स्टेज का एग्ज़ाम होगा वो बाकी एजेंसियां कराएंगी। बाकी एजेंसियां का मतलब है कि NRA आपको बस एक तरीके से कहा जाए कि मैदान में एंट्री कार्ड है। जैसे कई बार होता है ना, कई जगह फेस्ट लगता है, मेला लगता है, तो मेला में एंट्री फीस होती है 50 रुपये या 10 रुपये 20 रुपये आपकी एंट्री फीस हो गई, आप एंट्री कर लिए। अब मेला क्षेत्र में आप गए, एंट्री हो गई, आपकी टिकट लग गया। अब उसके बाद जिस स्टॉल पर जाएंगे आप वहाँ पर अलग से आप परफॉर्म करेंगे, या जो भी आपको खरीदना हो, जो भी पार्टिसिपेट करना हो जिस इवेंट में, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसी तरीके से इसकी व्यवस्था है कि NRA ने आपको स्कोर कार्ड दे दिया, आप एंट्री कर गए। अब अगर इसी कुछ ऐसे पद होंगे जो इसी स्कोर कार्ड के आधार पर आपको नौकरी देंगे, मिल जाएगी। और जहाँ पर सेकंड फेज और थर्ड फेज का एग्ज़ाम होता है, जैसे कई जगहों पर मेंस होता है, कई एग्ज़ाम में, कई जगह डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, कई एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट होते हैं, कुछ में जो RRB वगैरह के एग्ज़ाम में होते हैं उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो अलग अलग जो टेस्ट होंगे, जो सेकंड और थर्ड फेज के या दूसरे या तीसरे लेवल के एग्ज़ाम होंगे, वो SSC, RRB यही संस्थाएँ कराएंगी। यानी इन संस्थाओं से भी आपको पीछा नहीं छूटेगा। बस ये है कि आप इनमें अलग से दावा नहीं करेंगे, यहीं से आपका काम चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो परीक्षाओं का ढेर सारा जाल बिछा हुआ है वो जाल समाप्त हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखने की है कि ये केवल ग्रुप B और C की परीक्षाओं के लिए ये सारी व्यवस्थाएं ना रही कि ग्रुप B और C A ग्रेड की परीक्षाओं के नहीं, उसके लिए UPSC है। यानी आप गजटेड पोस्ट पर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपसे कोई मतलब नहीं, IAS PCS से इसका कोई मतलब नहीं। ये केवल किसके लिए है? ग्रुप B का जो एग्ज़ाम है, ग्रुप C का एग्ज़ाम है जो नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है। तो ग्रुप B और ग्रुप C के नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए इसको केवल रखा गया है। और इसमें अगर दूसरे तीसरे लेवल की परीक्षाएं क्वालिफाई करनी होंगी तो वो NRA ध्यान रखेंगे नहीं कराएगा। जिस भर्ती एजेंसी में आप जाने चाहते हैं वो भर्ती एजेंसी कराएगी। इसमें एक और अच्छी सुविधा दी गई है कि पहले क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं तो आप देखिए एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है 2 ही ऑप्शन होते हैं, हिंदी या इंग्लिश। कई सारे क्षेत्रीय भाषाओं के जो लोग होते हैं, अलग अलग भाषावादी जो क्षेत्र होते हैं, उनको अंग्रेजी नहीं पता होती या हिंदी में कमज़ोर होते हैं। तो उसके लिए व्यवस्था दी गई है इस NRA में कि जो परीक्षा होगी, ये जो ऑनलाइन सेट की परीक्षा होगी, ये अलग अलग 12 भाषाओं में होगी। 12 लैंग्वेज जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं बताई गई हैं, तो उस 8वीं अनुसूची के 12 भाषाओं में होगा।
और इसके लिए एक मैक्सिमम एज लिमिट है कि जब तक मैक्सिमम एज लिमिट है तब तक आप एग्ज़ाम देते रहिए, क्वालिफाई होते रहिए, स्कोर कार्ड आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते रहिए, कोई समस्या नहीं होगी। इसमें हालांकि जो SC ST OBC का जो रिजर्वेशन मिलता है अपर एज लिमिट में, तो उस अपर एज लिमिट में SC ST OBC का रिजर्वेशन मिलता रहेगा, ठीक है। जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से उनको उम्र में छूट मिलेगी। क्लियर। चलिए, तो ये था आपका NRA और सीट। फिर से आपको बताते हैं कि NRA में केवल 3 एजेंसियां अभी धीरे धीरे बाद में आगे शामिल की जाएंगी। अभी केवल 3 एजेंसियां SSC, RRB, IBPS और इन्हीं का एक सीट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। साल भर में एक बार या हो सकता है नेट की तरह साल भर में 2 बार हो। और ये परीक्षा कैसे होगी? ऑनलाइन होगी। 12 भाषाओं में परीक्षाएँ ली जाएंगी। कोशिश की जाएगी कि सेंटर हर जिले में कम से कम एक सेंटर बने और इससे जो स्कोर कार्ड जारी होगा ये 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। और वैलिडिटी के साथ अगर आप चाहें तो अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहें तो और भी बार एग्ज़ाम देके स्कोर इम्प्रूव करा सकते हैं। तो इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से जो फ़ायदा होगा कि आप ढेर सारे आप जाल में फंसे रहते हैं। कभी बैंकिंग की परीक्षा होने लगती है तो आप बैंक की तरफ भागने लगते हैं, SSC का नोटिफिकेशन आया तो SSC की तरफ भागने लगे, RRB का नोटिफिकेशन आया तो RRB की तरफ भागने लगे। तो अलग अलग तैयारियाँ आपको करनी पड़ती हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। अब प्रीलिम्स में ही इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं, इतने ज़्यादा अंतर आ जाते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि एक कॉमन टेस्ट होगा जो सबके लिए, यानी जो पहला स्टेज है, यानी इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का जो पहला स्टेज होगा वो सबके लिए बराबर होगा। यानी आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप SSC की भी तैयारी कर रहे हैं, RRB की भी तैयारी कर रहे हैं, IBPS की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आप एक एग्ज़ाम पास कर गए, तब आपको जब सेकेंड फेज या दूसरे या तीसरे स्तर पर जाना है, दूसरे तीसरे लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो फिर आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। अभी क्या है कि आप पहले ही से ही परेशान होने लगते हैं, एक तरफ भागने लगते हैं। यानी आपकी अब एंट्री पहले हो जाएगी, उसके बाद आपको जिधर जाना हो अपने स्कोर कार्ड के हिसाब से उसके हिसाब से जाइए। और अगर कहीं पर जो दूसरे तीसरे लेवल की परीक्षा नहीं है तो सीधे इसी स्कोर से आप नौकरी पाइए। तो ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है और आने वाले समय में ये सरकार ने खुद बताया है कि आने वाले समय में इस जो सेट का जो स्कोर कार्ड होगा इसका उपयोग, अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, आने वाले समय में इसका उपयोग राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी जो ग्रुप बी या सी की जो नॉन टेक्निकल पदों की जो भर्तियां होंगी उसके लिए सेट कार्ड का ही या सेट स्कोर कार्ड का इस्तेमाल करें। और जो निजी संस्थान हैं, पब्लिक सेक्टर्स जो हैं, PSUs हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अभी आने वाले समय में, अभी ये केवल सेंट्रल के लिए, ठीक है। और इसमें एक और व्यवस्था दी गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सेंट्रल्स बनेंगे, जो केंद्र बनेंगे, तो उसमें मॉक टेस्ट की व्यवस्था है। जैसे जो दूर दराज के जो अभ्यर्थी होते हैं वो टेस्ट वगैरह नहीं दे पाते, मॉक टेस्ट नहीं दे पाते, तो उसके लिए इसमें मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था है कि ऐसा नहीं कि आप सीधे जाएंगे कि पहली बार आपको सेट का एग्जाम देना हो तो कैसा पेपर आएगा, आपको कितने क्वेश्चन है, कैसे, ये पता ही नहीं। आप 1-2 बार मॉक टेस्ट दे लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तब फिर एग्जाम में बैठिए। तो ये व्यवस्था भी सेट में आपको मिलने जा रही है। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि जो आप बार बार एग्ज़ाम देने जाते हैं, कई सारे लेवल पर अलग अलग तैयारियां करते हैं, उनसे आपका झंझट बचेगा। बार बार जो फीस आप जमा करते हैं वो फीस केवल एक ही बार जमा होगी और सारे एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और तीसरी चीज़, सरकार का भी झंझट थोड़ा कम होगा कि हर एग्ज़ाम के लिए पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, सेंटर अलॉट करना पड़ता है, वहाँ पर जो गाइड करने वाले जो निरीक्षक होते हैं उन सबको अपॉइंट करना होता है, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो बड़े बड़े सेटिंग करनी पड़ती है, सारे को अलग अलग, आप सब एक ही साथ हो जाएगा। तो ये एक नोडल एजेंसी है जो सबके लिए भर्ती का काम कराएगी। उम्मीद है कि ये हमारे और आपके लिए, जो आने वाले छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा साबित हो और जल्दी जल्दी आप अच्छा स्कोर करें और अपने भविष्य को सुधारें और नौकरी पाएँ बैंक में, SSC में, रेलवे में। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे और भी चीज़ें सरकार अगर इस पर क्लियर करती है कि साल भर में कितने एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, माइनस मार्किंग होंगी या नहीं होगी, जो भी आपके कॉमन क्वेरीज होती हैं, उस पर सरकार जैसे ही क्लेरिफिकेशन को जारी करती है हम आपको फिर से उस पर सूचना दे देंगे। बने रहिए GS एकेडमी के साथ। थैंक यू।